अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो जो आयत सीरीज़ मैंने किया उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सिम्पटम्स बताया मैंने, इस वीडियो में रूट कॉज़ के बारे में बात करूँगी और इंशाल्लाह एक लास्ट वीडियो होगी जो साइड इफ़ेक्ट्स पर रहेगी। ये रूट कॉजेज़ मैंने ही एनालाइज़ किया क्योंकि मेरे केस में एक 2-3 इश्यूज़ हो रहे थे साथ में और बहुत सारे सिम्पटम्स हो रहे थे, तो कोई भी डॉक्टर स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं दे पा रहे थे कि ये किसकी वजह से हो रहे हैं करके। तो ये मैंने 4 रीज़न्स एनालाइज़ किए अपने केस में। आई होप कि ये जो भी आयत से गुज़र रहे हैं, उनको हेल्प हो जाए, कहीं न कहीं वो रिलेट कर पाएँ या फिर वो भी रूट कॉज़ को पहचाने, उनको हेल्प हो जाए करके ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो वो 4 रीज़न्स मेरे केस में ये हैं, गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन, क्रोनिक साइनसाइटिस और लेंस और स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन। अम, ये पहला सिम्पटम था जो अ दिख रहा था, लेकिन मैंने बहुत टाइम तक मैंने इग्नोर किया इस सिम्पटम को। ये बैक टू 2020 की बात है जब कोविड के कारण लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था। कोविड टाइम के पहले सब सही था क्योंकि ऑफ़िस जाया करते थे, आया करते थे, एक्सरसाइज करा करते थे, बाहर जाते थे कोई ना कोई बहाने से। लेकिन जब कोविड हुआ तो वर्क फ्रॉम होम था, तो बाहर नहीं जाते थे, ना ही सनलाइट लग रही थी, ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहे थे। सिर्फ़ जॉब के लिए बैठ जाते थे और कभी-कभी टाइम मिलने पर खाना खा लेते थे। तो कोई प्रॉपर टाइम शेड्यूल ऐसा कुछ था नहीं। तो उस वजह से स्लोली-स्लोली जो भी मैं खा रही थी, वो मुझे इंडाइजेशन ऐसा-ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा धीरे-धीरे करके चला जाएगा करके, लेकिन फिर लॉकडाउन के अराउंड 5 मंथ्स बाद ऐसा मुझे राइट साइड में रिब्स के नीचे पेन आता था। तो पेन बहुत शार्प आता था, तो मैं कुछ भी हेवी खा लूँ जैसे कि बिरयानी या फिर मैं कुछ स्पाइसी फूड या फिर जंक फूड खा लूँ, तो मुझे पेन ज़्यादा होने लगता था और फिर मैंने सोचा ये पेन ही एक सिम्पटम, पहला अकेला सिम्पटम आया करता था। तो मैंने सोचा अल्ट्रासाउंड करवाऊँ करके मैंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया, फिर मैंने उनके सजेशन पे अल्ट्रासाउंड किया और दूसरे ब्लड टेस्ट भी करवाए। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल ही आया था, तो सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए थे, तो डॉक्टर ने कहा स्कैन सब नॉर्मल है तो शायद एक गैस्ट्राइटिस होगा करके। तो डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग में मुझे मेडिसिन दे दिए थे, तो मैंने वो मेडिसिन लिए और साथ में कुछ डाइट मेंटेन किए। तो मुझे एक 1 और 2 मंथ्स में सेटल डाउन हो गया वो जो पेन था। तो फिर थोड़ा टाइम देने के बाद फिर मैंने सोचा फिर मैं धीरे-धीरे करके खा के देखूँगी, फिर अब बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा करके। फिर मैं जब भी हेवी फूड खाया करती थी, तो इस बार मुझे सेम इंडाइजेशन वाली फीलिंग और नौसिया, वॉमिटिंग्स हो रहे थे। तो फिर से दोबारा स्कैन करवाया डॉक्टर ने, देखने के लिए कि क्यों हो रहा है करके। तो इस बार भी स्कैन मेरा नॉर्मल ही आया था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये शायद गैस्ट्राइटिस का ही इश्यू है, तो प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए बोला और मेडिसिन्स दिए थे। तो मैंने एक अच्छे से डाइट मेंटेन कर दिया। जो भी हेवी फूड था मैंने बहुत लिमिट कर दिया खाना ही। तो 1 एंड हाफ ईयर डाइट चेंजेस की वज़ह से कोई भी सिम्पटम नहीं आया था। तो उसी टाइम मेरा डिलीवरी सब हुआ, तो मैं बहुत ध्यान से डाइट मेंटेन करती थी और एक्सरसाइज करती थी, तो सब सही चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डिलीवरी होके एक 4 महीने बाद फिर मुझे पेन आया था सेम स्पॉट पे राइट साइड पे, और इस बार मुझे नौसिया, जैसे कि मुँह कड़वापन भी लगने लग रहा था। तो इस बार मैंने खुद ही सोचा कि ये शायद गैस्ट्राइटिस ही होगा करके, तो मैंने गैस्ट्राइटिस का मेडिसिन लेना शुरू किया एक 1 मंथ के लिए। फिर वो धीरे-धीरे कंट्रोल होने लग रहा था, लेकिन कंप्लीटली गया नहीं था।
तो फिर मैंने एक रेगुलर स्कैन करवाया डॉक्टर के सजेशन पर। इस बार स्कैन में पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है करके, और वो स्टोन जबकि पता चला तभी ऑलरेडी बड़ा था स्टोन। तो डॉक्टर ने कहा अगर पेन ज़्यादा नहीं है, बस माइल्ड पेन ही है, तो कोई सर्जरी तुरंत करवाने की कोई जल्दी नहीं है करके, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी इतनी जल्दी बात नहीं है, तो मैं डाइट और कुछ ट्रीटमेंट लेके देखूँगी करके, ऐसा मैं सोच रही थी। तो पहले मैंने डाइट चेंजेस किए, मैंने सारा हेवी और जंक फूड सब छोड़ दिए थे। फिर मैंने देखा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है क्या इसके लिए करके, मैं देख रही थी। लेकिन उसी टाइम के एक 1 मंथ के अराउंड में ही मुझे एलर्जी और आईएच के सिम्पटम्स आने लग गए थे। मुझे वही चक्कर आने लग गया और एलर्जी के आई बर्निंग सेंसेशन, ये सारे सिम्पटम्स आने लगे थे। तो उसके लिए मैं फिर दोबारा दूसरे डॉक्टर्स के पास जाने लगी थी, और मैंने सोचा स्टोन माइल्ड है, तो थोड़े डिटॉक्स वाटर और डाइट से मेंटेन करके वो पेन को ज़्यादा नहीं होने देंगे, ऐसा करके सोचा। और मैंने ध्यान आईएच और उसके टेस्ट और उसके ट्रीटमेंट में दे दिया था। आईएच के ट्रीटमेंट ले ही रही थी कि धीरे धीरे 8 मंथ्स में मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। मतलब मैं जो भी खाऊं मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और मुझे मुंह कड़वापन ज़्यादा हो गया, और कभी कभी वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो रहा था। तो हाँ, दोबारा स्कैन करवाया, बोले जो स्टोन पहले साइज़ था वो अभी थोड़ा उससे बढ़ गया है करके, इसलिए सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं करके। तो उन्होंने बोला इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो सर्जरी करवाना पड़ेगा करके, तो मैंने करवा लिया सर्जरी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी-कभी बिना स्टोन के भी गॉल स्टोन अटैक्स होते हैं। मुझे लग रहा था जो मुझे पहले पेन और जो सिम्पटम्स हो रहे थे वो भी गॉल ब्लैडर के ही है करके, क्योंकि वही सिम्पटम्स मुझे सर्जरी के पहले भी हो रहे थे। तो मुझे लगा शायद वो गैस्ट्राइटिस कम और गॉल ब्लैडर स्टोन के अटैक्स ज़्यादा थे। लेकिन अच्छी बात ये है कि उस टाइम स्टोन नहीं था, और क्योंकि स्टोन नहीं था तो ऑटोमेटिकली हम सोच लेते हैं कि शायद सब सही है करके। लेकिन ये अगर आपको गैस्ट्राइटिस होगा देन आपको सिमिलर सिम्पटम्स होंगे, और आपका पेन पीछे बैक साइड में भी जा रहा होगा, और आपको खाना ऊपर आने लगता था, ऐसा होगा। लेकिन मुझे गॉल ब्लैडर इस केस में ऐसा नहीं हुआ, ना ही मुझे पेन पीछे जा रहा था, ना ही मुझे खाना ऊपर आने लगा, ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे कांस्टेंट शार्प पेन होता था, और मुँह कड़वापन होता था, मेनली हेवी जब भी खाऊँ ऐसा होने लगता था। तो अगर आपको कभी हेवी या जंक फूड खाने पे अगर पेन आ रहा है और आपने स्कैन करवाया, लेकिन आपको स्टोन ऐसा कुछ दिखा नहीं, और फिर डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली कहेंगे शायद एक गैस्ट्राइटिस होगा करके, ठीक है आप गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन ले लीजिए, लेकिन साथ में ये भी चांस हो सकता है शायद आपका गॉल ब्लैडर आपको सिग्नल दे रहा हो कि थोड़ा बहुत डाइट चेंजेस करने पे, थोड़ा वॉकिंग कर लेने से, थोड़ा डिटॉक्स वाटर या लेमन वाटर पी लेने से आपका गॉल ब्लैडर फिर से रीजेनरेट होके फिर से अच्छा काम करेगा। बस ये 3 सिंपल चीज़ करने से, अगर स्टोन नहीं हो तो आप गॉल ब्लैडर को हेल्दी दोबारा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हेल्प हो जाए ये वाली टिप। तो दूसरा सिम्पटम जो था वो क्रोनिक साइनसाइटिस था। तो जब आई एलर्जी और आईएच हुआ था, तब वन ऑफ द मेजर सिम्पटम था फेशियल हेवीनेस होता था। चेहरे पे बहुत भारीपन होता था, और सारे साइनस पॉइंट्स मुझे पेन होते थे जब भी मैं छींती थी। तो जब भी मैं टच करती थी तो बहुत पेन और बहुत इन्फ्लेम्ड लगने लगते थे, और मैं डॉक्टर को ये सिम्पटम के बारे में जब भी जाती थी फ़ॉलोअप्स में मैं बोलती थी, लेकिन डॉक्टर्स बोलते थे कि शायद ये पैपिलोएडिमा की वजह से हो रहा है करके। लेकिन
और वो डिटेल में नहीं जा रहे थे कि मैं क्या सिम्टम बोल रही हूँ और शायद ये साइनसाइटिस होगा या नहीं करके। फिर क्योंकि मुझे ये साइनस पॉइंट्स पे पेन हो रहा था और ऑलरेडी आई एलर्जी और बॉडी एलर्जी वाली सिम्टम हो रही थी, तो आईएच की ट्रीटमेंट लेते लेते ही एक 6 मंथ्स बाद मैंने खुद ही एक एलर्जी डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक स्कैन करवाया, जो सिम्टम्स मैं बोल रही थी उसके बेसिस पे उन्होंने एक स्कैन करवाया, सीटी साइनसाइटिस का सीटी स्कैन करवाया और एलर्जी टेस्ट भी किया। उन्होंने बोला एलर्जी टेस्ट के लिए थोड़े थोड़े फूड से दूर रहना होता है और साइनसाइटिस के लिए उन्होंने बोला कि मुझे पैन साइनसाइटिस का कंडीशन है करके, मतलब मेरे सारे साइनस पॉइंट्स इन्फ्लेम्ड है और वो थोड़ा मॉडरेट लेवल में इन्फ्लेम्ड है, तो और डिविएटेड नेज़ल सेप्टम भी है करके बोला था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने ये सारे सिम्टम्स को सही करने के लिए नोज़ सर्जरी सजेस्ट किया, लेकिन ऑलरेडी मैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी से रिकवर हो ही रही थी, फिर मैं दोबारा सर्जरी के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने देखा कि क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं करके, फिर मैंने आयुर्वेदिक साइड देखा, थोड़े ऑप्शंस है करके। शायद फिर मैंने देखा ठीक है सर्जरी जाने से पहले एक बार ट्रायल लेते हैं कम से कम करके। तो ये सब होते होते ऑलरेडी 1 ईयर हो गया था, जैसे कि मैं टेस्ट करवा के ये सब करके आयुर्वेदिक में मैं ढूंढ रही थी कहाँ अच्छा डॉक्टर मिले, उनका मेडिसिन मुझे काम करे, ये सब होते होते एक क्लोज टू 1 to 1.5 ईयर हो गया था और मेरा आईएच बेटर हो रहा था डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह विद जो भी मेडिसिन मैं ले रही थी, लेकिन आईएच कम्प्लीटली जा नहीं रहा था। अगर आपका इश्यू कम्प्लीटली जा नहीं रहा है देन आपको देखना है कि क्या वजह हो सकती है जो ये सिम्टम या फिर ये इश्यू को ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी मुझे मेरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने ही समझाया। मेरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने जब चेकअप किया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया कि मेरा पैपिलोएडिमा इश्यू मतलब आई के कोई इश्यू की वजह से नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया मुझे कि दूसरा कोई इश्यू है जो मुझे आई पे प्रेशर डाल रहा है करके। उन्होंने चेकअप करके बताया आई लेवल पे सब सही दिख रहा है, आई लेवल में कुछ इंजरी ऐसा कुछ है नहीं जिसके वजह से पैपिलोएडिमा ट्रिगर हो रहा है। दूसरा कोई इश्यू इंटरनली हो रहा है जो आपके आई पे प्रेशर डाल के उसकी वजह से पैपिलोएडिमा ट्रिगर हो रहा है करके उन्होंने समझाया। तो तब मैंने साइनसाइटिस के बारे में सीरियसली लिया, शायद मैं एक बार ट्राई करती हूँ करके। तो 1 ईयर हो गया था तभी मेरे मेडिसिन्स यूज़ करते करते फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, एक अच्छा डॉक्टर से मिली। मैंने उनको सारा मेरा आईएच और जो भी एलर्जी है उन सब के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे एक कोर्स लिख के दिया और उन्होंने भी बोला देखते हैं फॉलोअप में कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो भी मेडिसिन्स लिख के दिए थे उससे मेरा इन्फ्लेमेशन बहुत धीरे धीरे करके कम हो रहा था। अभी भी मुझे साइनसाइटिस है, लेकिन पहले जैसे अनकंट्रोल्ड जो भी था सिम्टम्स अभी वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं साइमल्टेनियसली साइनसाइटिस के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हूँ और साइमल्टेनियसली मैं आईएच का मेडिसिन लेती हूँ। मतलब मैं सुबह आईएच का मेडिसिन लेती हूँ और शाम के वक्त में मैं आयुर्वेदिक का मेडिसिन लेती हूँ और ये गैप दे के लेती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी अगर कोई ट्राई कर रहा है ऐसा दिन पहले देखिए अगर आपका बॉडी सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ देख के ही आप ये स्टेप लें जहाँ पे आप इंग्लिश मेडिसिन भी ले रहे हैं और फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं करके। क्योंकि मैं सर्जरी दोबारा नहीं जाना चाहती थी तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत भरोसे से लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फाइन।
धीरे धीरे करके कंट्रोल हो रहा है। एंड आई थिंक दैट्स द वही फर्स्ट स्टेप है। कम से कम कंट्रोल होता रहे, वही वन ऑफ द बिगेस्ट विन होता है कोई भी इश्यू में। तो फिर और मैंने आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछा कि ये साइनसाइटिस हो सकता है क्या, ये आईएच का इश्यू का रीज़न करके। यही बात मैंने मेरे न्यूरोलॉजिस्ट से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि साइनसाइटिस का आईएच से कोई लेना देना नहीं हो सकता है करके। लेकिन मुझे खुद ही लग रहा था ये होगा करके, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं बोल रही थी वो सिमिलर हेडेक पॉइंट्स ही आईएच का हेडेक पॉइंट्स हो सकता है करके, क्योंकि प्रेशर तो अल्टीमेटली आई पे ही पड़ रहा था। क्योंकि मेरे केस में साइनस पॉइंट्स इतने इन्फ्लेम्ड थे, तो मुझे लग रहा था। तो आयुर्वेदा डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी में जब म्यूकस लेवल और लिम्फेटिक सिस्टम का इम्बैलेंस होता है तब थोड़े थोड़े सिम्टम्स लग जाते हैं करके। अगर म्यूकस जहाँ पे ज़्यादा होने लगता है, जैसे कि मेरे केस में फेस पार्ट में बहुत ज़्यादा है म्यूकस, तो इस वजह से वो स्टैग्नेंट होके साइनसाइटिस के रूप में बाहर पड़ के सारे ऑर्गन्स जैसे कि आइज़, नोज़ और ईयर्स, इन सब पे असर पड़ता है करके। और जो कनेक्टेड ब्रेन है उस पे भी असर पड़ता है। तभी आईएच, ग्लाकोमा, कैटरैक्ट या ब्रेन फॉग या मेमोरी इश्यूज़ या अल्ज़ाइमर्स ऐसे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं करके आयुर्वेदिक डॉक्टर ने समझाया मुझे। तो इसलिए मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने पे एक ट्रायल किया। मैं साथ में ले रही हूँ। अभी मेरे सिम्टम्स बहुत सारे कंट्रोल्ड है। आईएच का इश्यू भी कंट्रोल लग रहा है, अभी भी मैं उसका भी मेडिसिन ले रही हूँ, और साइनसाइटिस का इश्यू भी कंट्रोल लगता है। तो बस यही है कि अभी अगर कोई ट्राई कर रहे हैं देन अपने बॉडी के हिसाब से देखिए कि कैसा आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो मैंने बात की वो लेंस और स्टेरॉइड्स ओवर यूज़ के बारे में है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इस वीडियो में मैं इतना हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ आप लेंस का हाइजीन मेंटेन करें। लेंस को अच्छे से सॉल्यूशन में क्लीन करिए, सॉल्यूशन को चेंज करते रहिए, और लेंस का किट को भी वॉश करते रहिए। और लेंस पहन के कभी भी मत सोना, वो गलती कभी भी मत करना। स्पेक्टिकल्स डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आप लेंस प्रेफर कर रहे हैं फॉर सम रीज़न देन बस जो भी मैंने पॉइंट्स बोला है उस पर ध्यान रखिए, ताकि आप दूसरे छोटे छोटे इश्यूज़ से जो शुरू होते हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन, ड्राइनेस या फिर बड़े इश्यूज़ ट्रिगर होने से आप दूर रहिए। तो बस उसका हाइजीन मेंटेन करके आप आराम से यूज़ कीजिए। एंड स्टेरॉइड्स भी आप कभी भी कोई भी केस में ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको एलर्जी अटैक हुआ और या फिर अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है कोई कारण की वजह से, या फिर आपको साइनसाइटिस इश्यू में फर्स्ट आपको नेसल ड्रॉप्स, स्टेरॉइड नेसल ड्रॉप्स देते हैं। अगर आपका साइनसाइटिस रेकरेंट है या फिर कोई भी एलर्जी इशू रेकरेंट है जिसको कंट्रोल करने के लिए एवरी नाउ एंड देन आपको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, देन उस केस में आप पहली बार देखिए कि 15 डेज से बियॉन्ड ना जाए स्टेरॉइड का जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं। 15 डेज या मैक्स 15 to 20 डेज से ज़्यादा नहीं जाए। लेकिन अगर आपका इश्यू रेकरेंट है, जैसे कि मेरे केस में, क्योंकि मुझे साइनसाइटिस बहुत टाइम से है, अभी इंशाल्लाह मैंने ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया है इंशाल्लाह उससे एक ना एक दिन शिफा मिले, क्योंकि मेरा केस में उसको रेकरेंट साइनसाइटिस इन्फेक्शन करके बोलते हैं। अगर आपको रेकरेंट है देन आप दूसरे ऑप्शंस भी देखा करें। तो ये 4 इश्यूज़ मेरे आईएच ट्रिगरिंग के लिए रीज़न्स है करके मैं सोच रही थी, हो सकते हैं करके। और कोई भी बॉडी आपको
कोई भी बॉडी में स्मॉल स्मॉल सिम्टम से आपको स्टार्ट होता है, तो जब भी कोई सिम्टम दिख रहा हो तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। और सबसे पहले गट हेल्थ मेंटेन करना, अच्छा मेंटेन करना, होम फूड खाया करें। और बाहर बाहर खा भी रहे हो तो लाइट फूड प्रेफर करें। कभी कभी हेवी खा रहे हो तो एक्सरसाइज, डाइट ये सब मेंटेन कीजिए। डिटॉक्स करिए, फ़ास्ट वंस इन अ व्हाइल फ़ास्ट कीजिए। और मैंने भी बहुत सारा डाइट चेंजेस किया क्योंकि ये साइनसाइटिस मेरा रिकरेंट था, तो मैंने और ये शुगर, मिल्क और ग्लूटेन प्रोडक्ट्स को मैंने बहुत ही लिमिट कर दिए थे। और उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मेरे डाइजेशन में हो या फिर इन्फ्लेमेशन लेवल कम होता जा रहा है बॉडी में। तो आप भी वो ट्राई करके दे सकते हैं। धीरे-धीरे 1 वीक ट्राई कीजिए, पहले 3 डेज़ ट्राई कीजिए, फिर 1 वीक ट्राई। और हमेशा एक बात याद रखना, योर बॉडी ओनली डज़ बेस्ट इन एवरी गुड और बैड सिचुएशन। तो हमेशा वो बेस्ट ही परफ़ॉर्म करती है। तो हमें अपने बॉडी को कभी भी ग्रांटेड के लिए लेना नहीं चाहिए। बस हम थोड़ा डाइट मेंटेन कर ले, एक अच्छा एक्सरसाइज रहे, एक पॉजिटिव और मेडिटेशन और अल्लाह के रिमेम्बरेंस में रहे, अल्लाह के ज़िक्र में रहे, देन आई थिंक आप स्पिरिचुअली आप नज़दीक रहे, देन आई थिंक ये काफ़ी है आपके बॉडी को स्ट्रेस फ्री और हर चीज़ के लिए शांत रखने के लिए। हाँ, ऑलवेज़ बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई बॉडी फॉर ऑलवेज़ डूइंग इट्स बेस्ट। तो हमेशा ईट राइट एंड अल्लाह ताला के सलाह में सोच या ज़िक्र करने में वक्त बिताइए। वही मैं भी कर रही हूँ, उससे ही मुझे हौसला सब मिलता है। अल्लाह ताला सबको आफ़ियत दे, आमीन। और हौसला और सब्र दे और सबका वक्त आसान करे, आमीन। इंशाल्लाह अगला एक वीडियो, जैसे मैंने बताया, एक लास्ट वीडियो करूँगी आयत सीरीज़ में, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स पर रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर।